ये चार वो चेहरे हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका में जो है आज मंदी के हालात बनते हुए दिखे, चाहे वो ट्रंप हो या बाइडन के फैसले हो या जेरन पॉवेल के फैसले हो या वो कोरोना वायरस हो, क्योंकि ये सारी कहानी आज से शुरू नहीं होती है। आज भले ही अमेरिका में इस बात की बार बार संभावना जताई जा रही है कि मंदी देखी जा सकती है, लेकिन इस संभावना की शुरुआत जो है आज नहीं, आज से करीब 4 साल पहले 2020 में कोरोना में हुई थी, जब उस समय कोरोना काल में कुछ ऐसे फैसले लिए गए थे देश को बचाने के लिए, अपने अपने देशों की इकोनॉमी को बचाने के लिए। उसका असर कहीं ना कहीं आज देखने को मिल रहा है कि आज अमेरिका में हालात बेहद ख़राब हैं और उस वजह से ही पूरी दुनिया में भी हालात ख़राब होने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका में हालात ये है कि बेरोजगारी दर रिकॉर्ड ऊंचाई पे है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अगर ये हालात बनते रहें तो अमेरिका फिर से मंदी के चपेट में आएगा। और इस खबर को जैसे जैसे ये खबर और पुख्ता होती जा रही है उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि दुनिया भर के बाज़ारों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे भारतीय बाज़ार हो या एशियाई बाज़ार हो, सब जगह काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगले कुछ मिनटों में इसी वीडियो में हम ये समझाने और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुनिया मंदी के डर से में आज क्यों जी रही है और ये अमेरिका से कैसे शुरू हुआ। पूरी दुनिया ये आज मान के चल रही है कि अमेरिका में मंदी की आहट देखने को मिले हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो इस बात को पुख्ता सबूत के तौर पे बताते हैं कि अमेरिका में हो सकता है आने वाले दिनों में हालात और ख़राब होते हुए दिखे। ये बात तो थी कि कहीं नहीं कि अमेरिका और यूरोपीय देश जो है महंगाई की वजह से जो है मंदी के दौर में जा सकते हैं और यही संभावना अब देखने को मिली है। पूरी दुनिया में यह डर है और उस डर का असर सबसे पहले जिस चीज़ पे देखने को मिला वो शेयर बाजार था, जिसमें लगातार भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट की शुरुआत अमेरिकी बाजारों से हुई और दुनिया भर के बाजारों में ये गिरावट फैलती हुई दिखी। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो चाहे उनका डाउ जोन्स इंडेक्स हो या नैस्डैक हो या S&P 5 इंडेक्स हो, इसमें पिछले एक हफ्ते में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है। 4 से 5% की गिरावट इन तमाम इंडेक्स में देखने को मिली है। इसका असर एशियाई बाजारों पर देखिए, निक्केई में करीब 17-18% गिरावट देखने को मिली कुछ दिनों में। चीन का बाजार देखिए, वहाँ गिरावट देखने को मिली जिसको शंघाई हम कहते हैं। इसके अलावा आप कोरिया का बाजार देखें, वहाँ गिरावट देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में देखने को इसका असर देखने को मिला। भारतीय बाजारों में बीते एक हफ्ते में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है और कई सारे अहम लेवल भारतीय बाजारों में टूटते हुए दिखे, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स की बात हो। तो ऐसे में सवाल आपके मन में होगा कि ऐसे क्यों हालात बने, आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई जिससे कि दुनिया में आज के समय में मंदी का दौर है, डर आता हुआ दिखा। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो ऐसा क्या हो गया रातों रात कि संभावनाएं ऐसी बनने लगी जिसके लिए माना गया कि इस दौर में मंदी देखी जा सकती है। इस संकट के लिए 4 चेहरे हैं। इन चारों चेहरों को आप याद रखें, एक चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे दूसरे चेहरे के तौर पे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो। ये पूरी कहानी इन्हीं चारों किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। तीसरे किरदार के तौर पे जिस चेहरे की मैं बात कर रहा हूँ वो है अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन। इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं हालात बिगड़ते हुए दिखे। लेकिन इस पूरे किरदारों में जो सबसे अहम किरदार निकल के आता है, जिनके बारे में कम चर्चा होती है, वो है जेरोम पॉवेल। ये अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व वैसे ही काम करता है जैसे भारत में RBI गवर्नर काम करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करते हैं। तो ये 4 ऐसे चेहरे हैं जिनको पूरी कहानी को आपको समझने के लिए, इस मंदी की पूरी कहानी को समझने के लिए आपको इन चारों चेहरों को याद रखना होगा। चूंकि इस मंदी की शुरुआत की बात अमेरिका से हो रही है तो सीधे हमें अमेरिका चलना पड़ेगा। दरअसल USA में जो हालात बने हैं वो हालात रातों रात नहीं बने हैं, इसके लिए हमें टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हमें अब यहाँ से पीछे लौटना पड़ेगा। पीछे लौटते हुए हमें साल 2020 में जाना पड़ेगा, जब दुनिया ने कोरोना के कहर को देखा। कोरोना के कहर का जो है असर देखने को मिला और पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं इसकी तबाही देखने को मिली। वो दौर था जब कहीं ना कहीं हालात बिगड़ते हुए दिखे और इस पूरी तबाही की शुरुआत होती है जनवरी 2020 को, जब अमेरिका में कोरोना का पहला मामला सामने निकल के आया। ये वो दिन था। उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका में कोरोना बढ़ने लगा। न केवल अमेरिका में कोरोना बढ़ा बल्कि कोरोना धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ने लगा और इसका कहर पूरी
दुनिया में देखने को मिला। हालात काफ़ी तेज़ी से बिगड़े। उस समय हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके थे दोस्तों कि कहीं न कहीं दुनिया भर के बाज़ारों में भी काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। और दुनिया भर में कोरोना का जो दो बड़ा असर देखने को मिला, एक तरफ जहां लाखों लोगों की मौत हुई, वहीं अर्थव्यवस्था टूट गई, शेयर बाजार में भारी गिरावट आई और दुनिया भर में 2020 में फिर से मंदी की बात की जाने लगी। उस समय के तमाम आर्टिकल्स को आप देखेंगे तो उसमें ये बार बार कहा जा रहा था कोरोना ने हालात बेहद ख़राब कर दिए हैं और दुनिया वापस से मंदी के चपेट में आ गई है। तो 2008 के बाद जब सब प्राइम संकट आया था, उसके बाद दुनिया सबसे बड़े संकट में आई आर्थिक तौर पे, वो 2020 का साल था जब कोरोना आया। उस दौरान के तमाम आर्टिकल्स में ये कहा गया कि चाहे वो वर्ल्ड वार के बाद हो सबसे खराब हालात है, या ग्रेट डिप्रेशन 1929 की बात हो उसके बाद के सबसे बड़े बुरे हालात हैं। गीता गोपीनाथ के आर्टिकल्स देखिए, बाकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखिए, उन सब ने काफ़ी चिंता जताई थी कि दुनिया मंदी के चपेट में है। और 2020 में ही शेयर बाजार में भारी कोहराम देखने को मिला। ये कहानी जो है आज की उस समय से शुरू होती है। उस समय से ही कहीं न कहीं चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई थी और उस समय जब दुनिया पूरी तरह से कोरोना से परेशान थी तो दुनिया भर के देशों ने राहत पैकेज देने शुरू किए। ये राहत पैकेज अपने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए था, अपने देश के लोगों की जान को बचाने के लिए था, रोजगार के मौके पैदा करने के लिए था। ये राहत पैकेज भारत में दिए गए, अमेरिका में दिए गए, ब्रिटेन में दिए गए, जर्मनी में दिए गए, जापान में दिए गए, यूरोपियन देशों ने दिया है, एशियाई देशों ने दिया, तमाम देशों ने कहीं ना कहीं वो राहत पैकेज दिया जिसे स्टिमुलस पैकेज के तौर पर कहा गया। जापान ने बड़े पैकेज दिए, सीनेट की तरफ से कई सारे बिल पास हुए राहत पैकेज को लेके, ब्रिटेन ने कई सारे राहत पैकेज दिए। तो कहीं ना कहीं पूरे देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए हर देश ने कहीं ना कहीं राहत पैकेज की शुरुआत की। चूँकि इस पूरी मंदी के केंद्र में अमेरिका है तो वापस से हम यूएस से अमेरिका ही लौटते हैं, वहीं से समझते हैं। अमेरिकन की सीनेट ने जो है सीधे तौर पर राहत पैकेज दी और मार्च 2020 में उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने राहत पैकेज की शुरुआत की और दी। लेकिन जनवरी 2021 में डोनाल्ड ट्रंप चले जाते हैं और जो बाइडन वापस 2021 में बतौर राष्ट्रपति अमेरिका के आते हैं। जो बाइडन ने उन नीतियों को खासतौर पर राहत पैकेज के मोर्चे पर जो ट्रंप साहब ने अपनाया था उसको कायम रखा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो राहत पैकेज दिए गए उस राहत पैकेज को उन्होंने आगे बढ़ाया और उन तमाम और कुछ नए राहत पैकेज कह सकते हैं स्टिमुलस पैकेज जो है देना शुरू किया। इन राहत पैकेज का असर क्या हुआ अब समझिए, चीज़ें अब कैसे यहाँ से बदलनी शुरू होती है। जब राहत पैकेज दिया गया तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा आए, लोगों ने ज़्यादा खर्च करना शुरू किया और ज़्यादा खर्च करना शुरू किया तो फिर महंगाई बढ़ने लगी। अब इस ग्राफ के जरिए समझिए, मई 2020 में जो इन्फ्लेशन रेट था यानी महंगाई की दर थी 0.1% थी कहाँ अमेरिका में, लेकिन धीरे धीरे जो राहत पैकेज दिया गया लोगों ने पैसे खर्च करने शुरू किए, ये महंगाई की दर बढ़ के 9.1% हो गई, यानी कि महंगाई में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला। अब वापस से हम लौटते हैं, पहले किरदार की हमने बात की कोरोना की, दूसरे किरदार की बात की डोनाल्ड ट्रंप की, तीसरे किरदार की हमने बाइडन की बात की। अब चौथे किरदार यानी कि जोएल पॉवेल की एंट्री होती है। जी हाँ दोस्तों, ये हैं यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन और यहीं से पूरी कहानी अब बदलती हुई दिखती है मंदी की। अब जो है दूसरा हिस्सा शुरू होता है जोएल पॉवेल की तरफ से। जोएल पॉवेल के बारे में यही कहा जाता है कि जब वो बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है और जब वो कोई फैसला लेते हैं तो पूरी दुनिया के बाज़ारों पर इसका असर देखने को मिलता है। उन्होंने महंगाई को अमेरिका में रोकने के लिए सीधे तौर पे कई सारे तरीके अपनाने शुरू किया और उसमें जो सबसे कारगर तरीका यह कह सकते हैं कि जिस तरीका को बतौर ब्रह्मास्त्र कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की। दोस्तों आपको याद होगा भारत में भी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने लगातार ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की, उन्हीं को फॉलो किया। जोएल पॉवेल ने करीब यानी फेडरल रिजर्व ने करीब 11 बार ब्याज दरें बढ़ाई और लगातार इन्होंने ब्याज दरें बढ़ाते रही। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने मार्च 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच में 11 बार ब्याज दरें बढ़ाई। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में सीधे तौर पे जो है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर में कमी देखने को मिली। अच्छी बात हुई, महंगाई दर जो 9% से ज़्यादा था वो घट के
3% के आसपास आ गया। अब जब दुनिया में महंगाई घट गई, खासतौर पे अमेरिका में जब महंगाई घट गई, तो फिर मंदी का डर क्यों होता है? दरअसल ये पूरा जो है ना अर्थशास्त्र है, जिसको आपको समझना पड़ेगा, और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आसान भाषा में कि ये पूरी कहानी बनी कैसे। वापस से इस पूरी कहानी को जो मैंने अब तक आपको बताया उसको रिकैप करते हैं, और रिकैप करने का सबसे आसान तरीका है कि ग्राफिक्स के जरिए आप आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें कैसे बिगड़ी। आपने देखा कोरोना के समय राहत पैकेज दी गई, राहत पैकेज जब लोगों को दी गई तो लोगों ने ज़्यादा खर्च करना शुरू किया, और लोगों ने जब ज़्यादा खर्च करना शुरू किया तो महंगाई बढ़ी, और महंगाई बढ़ी तो ब्याज दरें बढ़ाया गया। महंगाई कैसे बढ़ी? अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है और सामान कम है, तो ज़्यादा लोगों के पास पैसे हैं तो वो उस सामान को हर कोई खरीदना चाहेगा, और फिर जो कीमत होगी उसको वो देना चाहेगा। अब इस ग्राफ को और बड़ा करते हैं। कोरोना वायरस था, उसके बाद राहत पैकेज दी गई, फिर लोगों ने ज़्यादा खर्च किया, फिर ज़्यादा खर्च हुआ तो महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी तो महंगाई को काटने के लिए जेरोम पावेल साहब ने, जैसा कि मैंने बताया, ब्याज दरें 11 बार उन्होंने बढ़ाई। उससे क्या हुई? लोगों के खर्च में कमी आई, लोगों की खर्च घटी तो महंगाई तो घटी, लेकिन जब लोगों ने खर्च करना कम कर दिया तो ग्रोथ घटी, यानी कि विकास घटा, कंपनियों की मांग घटी और कंपनी के पास, और उसका नतीजा ये हुआ कि बेरोजगारी बढ़ी, और बेरोजगारी बढ़ने का जो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उसके बाद जो सिनेरियो बनता हुआ दिखा, उससे मंदी का डर सामने निकल के आया। अब ये बेरोजगारी का डर और मंदी का क्या संबंध है, आगे के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। वापस से इस पूरी कहानी में फिर वापस से जेरोम पावेल साहब की एंट्री होती है। जेरोम पावेल साहब का ये मानना था कि उन्होंने अगस्त में ये बयान दिया, क्योंकि हालात अभी बिगड़ी हैं अगस्त में, कि महंगाई अभी भी बहुत ज़्यादा है। फेड की बैठक के बाद उनका कहना था कि महंगाई अभी भी ज़्यादा है, तो इसलिए अभी हम ब्याज दरों में कटौती नहीं करेंगे, और ब्याज दरों में कटौती शुरू करेंगे हम सितंबर से, ब्याज दरों में इसकी शुरुआत करेंगे, तब जाके इन्फ्लेशन में थोड़ी सी और कमी आ सकती है। अब सवाल यह है कि 9% इन्फ्लेशन घट के 3% आ गया, तो फिर दिक्कत क्या है? दरअसल फेडरल रिजर्व का जो महंगाई का लक्ष्य है दोस्तों, वो 2% के आसपास का है, और अभी महंगाई जो है वहाँ पे 3% है, यानी कि सीधे तौर पे अभी भी फेड के लक्ष्य से महंगाई जो है 1% ज़्यादा है। अब जेरोम पावेल साहब ने जो फैसले लिए उसका क्या असर हुआ? महंगाई घटी, वहाँ का ग्रोथ धीमापन हुआ, ग्रोथ में धीमापन देखने को मिला, लेकिन जो सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ वहाँ रिकॉर्ड बेरोजगारी देखने को मिली, और रिकॉर्ड बेरोजगारी देखने को मिली, और ये जो बेरोजगारी के आंकड़े निकल के आए वही अब संकेत दे रहे हैं कि वहाँ अमेरिका में कहीं ना कहीं मंदी के हालात बनते हुए दिख रहे हैं। अब वो क्या है रिकॉर्ड बेरोजगारी के आंकड़े, आपको ये समझना होगा। दरअसल अमेरिकी इकोनॉमी जो है कुछ आंकड़ों पर चलती है, न केवल अमेरिकी इकोनॉमी बल्कि दुनिया भर की इकोनॉमी कुछ आंकड़ों पर चलती है, और उन आंकड़ों के जरिए ये तय करते हैं कि हम मंदी में हैं या मंदी में नहीं हैं, हम तेज़ी में हैं या तेज़ी में नहीं है। दरअसल अमेरिका में जो लगातार ये पावेल साहब की तरफ से फैसले लिए गए, उससे बेरोजगारी दर बढ़ के 3 साल में सबसे ज़्यादा हो गई, और इसका अंजाम ये हुआ कि ये माना गया कि ये जो बेरोजगारी दर है वो ये बता रहा है कि अमेरिका में हालात ख़राब है। 4% से ज़्यादा जो है 4.3% के आसपास बेरोजगारी दर बढ़ के हो गई, और ये माना गया कि ये संकेत है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिला, और इससे ये आशंका जताई जाने लगी कि अमेरिका में अब मंदी की आहट देखी जा सकती है, और इसी डर से पूरी दुनिया में डर का माहौल बनता हुआ दिखा। तो आपने ये देखा सीधे तौर पे कि ये जो आज कहानी शुरू हुई है मंदी को लेकर, जिसके वजह से दुनिया भर में गिरावट देखने को मिली, उसकी की शुरुआत आज नहीं, आज से करीब 4 साल पहले 2020 में हुई थी। अब एक बड़ा सवाल ये निकल कर आता है भारत पे क्या असर होगा, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। सीधे तौर पर भारत के और भारत अमेरिका के बीच में सबसे ज़्यादा कारोबार होता है, अगर वहाँ पे असर होता है तो भारतीय सामानों की मांग घटेगी, और उसका असर सीधे तौर पे उन कंपनियों को होगा जो भारत में कारोबार करते हैं। ऐसे में IT सेक्टर, ऑटो इंडस्ट्री कंपनियाँ, जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनियाँ, एक्सपोर्ट आधारित कंपनियाँ और कुछ चुनिंदा फार्मा कंपनियों पर असर देखने को मिल सकता है, खासतौर पर जिन कंपनियों का बड़ा धंधा अमेरिका से आता है। लेकिन भारत में सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि भारत की अपनी जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या है, और कहीं ना कहीं घरेलू कंजम्पशन स्टोरी जो है भारत को मजबूत करता है, और सरकार लगातार बड़ा खर्च करिए उसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो मैंने एक वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश की दुनिया में मंदी की बात हो रही है, या मंदी की बात क्यों हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और आप तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। नमस्कार।